work, power, and energy. Okay. In the previous chapters, we have talked about ways of describing the motion of objects, the cause of motion and gravitation. Another concept that help us understand and interpret many natural phenomena is work. Closely related to work are energy and power. In this chapter, we shall study these concepts. तो ये तीनों जो है वर्क, एनर्जी और पावर, ये फिजिक्स के टर्मिनोलॉजीज हैं, फिजिक्स के टर्म्स हैं, और इन सब का डेफिनेशन है प्लस इन सब का फॉर्मूला है। तो ये सब जो है कुछ भी वेग या अनक्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। All living beings need food. Living beings have to perform several basic activities to survive. ठीक है, सबको भैया खाना चाहिए और बेसिक एक्टिविटी करते हैं सर्वाइव करने के लिए। We call such activities as life processes. The energy for these processes comes from food. कहाँ से आता है इसका एनर्जी? फूड से। We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling, and running. Activities that are strenuous require more energy. बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं हम लोग जिसके लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए। इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है प्लांट्स से, क्योंकि प्लांट जो है मूवमेंट नहीं करते, हम लोग बहुत मूवमेंट करते हैं। Animals too get engaged in activities. For example, they may jump and run. They have to fight. They have to move away from the enemies, find food, or find a safe place to live. Also, we engage some animals to lift weights, carry loads, pull carts, or plow fields. All such activities require energy. Animals भी बहुत सारे कार्य करते हैं और उसमें भी energy चाहिए. Think of machines. List the machines that you have come across. What do they need for their working? Why do some engines require fuel like petrol and diesel? Why do living beings and machines need energy? अब मशीन के बारे में सोचिए, और बहुत सारे मशीन को भैया क्या है, डीजल ये सब तो चाहिए ना, डीजल पेट्रोल, तो वो सब क्या है? दीज आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। काम करने के लिए यह मशीन को एनर्जी चाहिए। वर्क, व्हाट इज़ वर्क? ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन कि भैया बहुत हम लोग को एनर्जी चाहिए, उसके लिए खाना भी खाते हैं ना, और वो एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। अब काम का मतलब क्या है फिजिक्स के लहजे में? इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज वर्क? सो व्हाट इज वर्क? देयर इज अ डिफरेंस इन द वे we use the term work in day-to-day life and the way we use it in science. तो हम लोग जो डे टू डे लाइफ में काम का है ना, और साइंस में जो यूज़ करते हैं, दोनों टर्मिनोलॉजी वर्क डिफरेंस है। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, लेट अस कंसिडर अ फ्यू एग्जाम्पल्स. नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड. ठीक है, एग्जाम्पल अब समझते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अभी हम लोग बात कर रहे हैं वर्क का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू साइंस, या फिर कौन सा साइंस? फिजिक्स। हम लोग क्लियर है क्या? Not much work in spite of working hard. तो हम लोग जो जो चीज़ों को समझते हैं कि ये काम है, फिजिक्स के लैंग्वेज में वो काम नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ।
Kamali is preparing for examinations. She spends a lot of time in studies. She reads books, draws diagrams, organizes her thoughts, collects question papers, attends classes, discusses the problems with her friends, and performs experiments. ठीक है, तो हम लोग को ये बोला जाता है ना कि है ना, मेहनत करो, कड़ा मेहनत करो, बहुत काम करो, है ना। और यहाँ पर दिख रहा है कि कमली भी बहुत काम कर रही है. शी एक्सपेंड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दीज एक्टिविटीज. इन द कॉमन पार्लेंस शी इज वर्किंग हार्ड. है ना, बोलचाल की भाषा में बहुत काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है. All this hard work may involve very little work if we go by the scientific definition of. लेकिन ये जो भी काम कर रही है कमली, ये फिजिक्स के अनुसार सारा काम नहीं है. और इन सब कामों में जो है, अगर फिजिक्स के अनुसार देखा जाए तो थोड़ा सा ही वो काम की है. ठीक है, कैसे हम लोग आगे देखेंगे, बाद में देखें. ठीक है. नेक्स्ट, यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक. बहुत बड़ा रॉक है और आप ढकेल रहे हैं, लेकिन वो जो रॉक है वो टस से मस नहीं हो रहा है, हिल भी नहीं रहा है. लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट. बहुत एफर्ट लगाया अब तब भी रॉक मूव नहीं की. You get completely exhausted. पूरा पसीना हो गया, exhausted हो गया. However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock. लेकिन आपने काम नहीं किया है. कैसे नहीं किया है, ये भी हम लोग जब वर्क का फॉर्मूला पढ़ेंगे तब फिर से आपको समझ में आ जाएगा. तो एक बार हम लोग वर्क का फॉर्मूला पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वापस इसके पास आएंगे. ठीक है. You stand still for a few minutes with a heavy load on your head. है ना, बड़ा सा बक्सा रख लीजिए अपने हेड पे और रखिए और ऐसे ही रहिए. You get tired. You have exerted yourself and you have spent quite a bit of your energy. Are you doing work on the load? The way we understand the term work in science, work is not done. हम लोग बोले कि भैया बहुत देर तक हम खड़ा रहे, है ना, लोड ले करके, और हम बहुत काम किए, लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन के अनुसार काम नहीं किए हैं. वो यहाँ पे नहीं लिया हुआ है. वहाँ पे है कि ऐसे भी अगर एक जगह भी खड़ा है तो एनर्जी तो लॉस होता है ना, पसीना तो होता है ना तब, लेकिन वो वर्क डन नहीं है. हाँ, अगर वो चल रहा है तो वो वर्क डन है कि नहीं वो हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है. लेकिन केवल एक जगह खड़ा है लेकर के, नो मूवमेंट, दैट मीन्स वर्क इज नॉट बीइंग डन. You climb up the steps of a staircase and reach the second floor of a building just to see the landscape from there. क्या किया, क्लाइंब अप किए staircase और सेकेंड फ्लोर पे पहुंच गए. वहाँ से क्या देखने के लिए, आगे में सीनरी वगैरह देखने के लिए. You may even climb up a tall tree. If we apply the scientific definition, these activities involve a lot of work. हम लोग ऊपर चढ़े, ठीक है ना, या ट्री पे चढ़े या फिर हम लोग स्टेयरकेस पे चढ़े, इसमें काम हुआ है. In day-to-day life, we consider any useful physical or mental labor as work. Day-to-day life में हम लोग जो है कोई भी यूजफुल फिजिकल या मेंटल लेबर को हम लोग वर्क समझते हैं. Activities like playing in a field, watching a movie, attending a function are sometimes not considered to be work. What constitutes work depends on the way we define it. We use and define the term work differently in science. To understand this, let us do the following activities. तो हम लोग वर्क का डेफिनेशन और वर्क का फॉर्मूला हम लोग अभी समझने वाले हैं. ठीक है, साइंस के अनुसार. एक्टिविटी 11.1. We have discussed in the above paragraphs a number of activities which we normally consider to be work in day-to-day life. For each of these activities, ask the following questions and answer them. What is the work being done on? What is happening to the object? And who is doing the work?
ठीक है, तो जो है यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ देखे थे। पहला चीज़ देखे थे हम लोग कि कमली का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही है, तो किस पे काम कर रही है वो, कौन सा ऑब्जेक्ट है, बुक्स है ना, नोटबुक्स है, एक्सपेरिमेंट्स है, उस पर काम किया जा रहा है। उस ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो वैसे वहीं का वहीं है, उस पर केवल लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और हु इज डूइंग, कमली कर रही है काम। दूसरा था एक आदमी है जो कि बड़ा पत्थर को ढकेल रहा है, लेकिन वो पत्थर मूव नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन पत्थर, व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं, हु इज डूइंग, आदमी। फिर हम लोग तीसरा देखें, एक आदमी है जो कि अपने सर पे बहुत बड़ा ही बोझ रखा हुआ है, ठीक है, तो किस पे वो काम कर रहा है, बोझ पे। क्या हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को, कुछ नहीं, जहां का है वहीं है, और कौन काम कर रहा है, वो आदमी। क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ, to understand the way we view work and define work from the point of view of science, let us consider some situations. Push a pebble lying on a surface. The pebble moves through a distance. You exerted a force on the pebble and the pebble got displaced. In this situation, work is done. तो एक जो है एक पेबल क्या है, पेबल का मतलब कि एक पत्थर है या छोटा सा स्टोन है, वो रखा हुआ है सरफेस पे, हम क्या किए, पुश किए और वो पत्थर मूव किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम लोगों ने वर्क किया। अ गर्ल पुल्स ए ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है, ट्रॉली मूव किया उन्होंने, एक डिस्टेंस मूव किया ट्रॉली। The girl has exerted a force on the trolley and it is displaced. Therefore, work is done. Force लगाया ट्रॉली पे और ट्रॉली मूव किया, वर्क डन हुआ। Lift a book through a height. एक बुक लीजिए, ऊपर जो है थोड़ा सा मूव कीजिए। To do this, you must apply a force. Force हम लोग अप्लाई करते हैं। The book rises up. There is a force applied on the book and the book has moved. Hence, work is done. Clear? A closer look at the above situations reveals that 2 conditions need to be satisfied for work to be done. Pehla, a force should act on an object. And second, the object must be displaced. तो 2 चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन। तो जो पत्थर था, बड़ा सा पत्थर मूव ही नहीं कर रहा, इसीलिए वहां पे वर्क डन। हम लोग के ऊपर, सर के ऊपर बहुत बड़ा बोझा था, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वर्क डन नहीं हुआ। A bullock is pulling a cart. The cart moves. There is a force on the cart and the cart has moved. Do you think that the work is done in this situation? Yes. क्योंकि फोर्स भी लगा है और कार्ट मूव भी किया। Activity 11. Think of some situations from your daily life involving work. List them. Discuss with your friends whether work is being done in each situation. Try to reason out your response. If work is done, which is the force acting on the object? What is the object on which the work is done? What happens to the object on which work is done? On which the work is done. तो अलग अलग हम लोग सिचुएशन लिख सकते हैं और उसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल वे है कैसे फाइंड आउट करने का, फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तब फिर वर्क डन। क्लियर है क्या? Think of situations when the object is not displaced in spite of a force acting on it. Also think of situations when an object gets displaced in the absence of a force acting on it.
List all the situations that you can think of for each. Discuss with your friends whether work is done in these situations. तो बहुत सारे सिचुएशन में क्या हो रहा है, पहला क्या है देखिए, ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड इन स्पाइट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. वही स्टोन वाला, बड़ा स्टोन वाला, या फिर हम लोग घर में दीवार को ढकेल सकते हैं लेकिन दीवार तो मूव होता नहीं है, तो उस केस में वर्क डन नहीं हुआ. थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अच्छा, कभी कभी ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हो जाता है, फोर्स कुछ लगा नहीं रहा है. एग्जाम्पल है स्पेस में रॉकेट. क्लियर है क्या? स्पेस में रॉकेट, क्योंकि रॉकेट एक बार चला गया स्पेस में तो फोर्स तो लगा, एक बार चला गया, लेकिन एक बार जब चला गया वहाँ पे जब है तब फिर कुछ फोर्स नहीं लग रहा है. स्पेस में तो ग्रेविटी भी नहीं लगता है, तो फिर वो अपने से जा रहा है. तो वहाँ पे जा रहा है वो अपने से विदाउट एनी फोर्स. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स जीरो है, तो देयरफॉर वहाँ पे भी वर्क डन जीरो होगा. क्लियर है क्या? अब आ जाते हैं जो कि हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. How is work done in science? To understand this, we shall first consider the case where the force is acting in the direction of displacement. तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स एक्ट हो रहा है. Let a constant force F act on an object. ठीक है, ये फोर्स है F और ये ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर. Let the object be displaced through a distance s. ये कितना डिस्प्लेस हो गया? s. In the direction of the force. किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स दे रहे थे उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हो. Let W be the work done. क्या हो गया वर्क डन? W. We define work to be equal to the product of the force and displacement. So वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है क्या? यस. और यहाँ पे हम लोग चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन वर्क. ठीक है, तो क्या हो जाएगा वर्क का डेफिनेशन? वर्क डन इज इक्वल टू क्लियर है क्या? Thus, work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. Work has only magnitude and it has no direction. तो ये जो वर्क डन होता है इसके पास क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है. तो क्या हो गया? ये कौन सा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर की स्केलर. वेक्टर में क्या होता है? और स्केलर में उल्टा. स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है. और ध्यान से देखिए, ये जो वर्क डन है इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, तो इसीलिए ये कौन सा क्वांटिटी है? ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. तो क्या हो गया? ये स्केलर क्वांटिटी. कोई दिक्कत? पोटेंशियल. ठीक है. In equation 11.1, if force is equal to 1 Newton and S equals 1 meter, then the work done by the force will be 1 Newton meter. Here the unit of work is Newton meter or joule. हम लोग बोले वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब जो है यूनिट हम लोग निकाल रहे हैं, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो देयरफॉर वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत, अटेंशन। Thus, 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the। अब यहाँ पे जो है एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है ना, और डेफिनेशन दिया हुआ है 1 जूल ऑफ वर्क डन, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हम लोग किसका देख रहे हैं, 1 जूल ऑफ क्या है, ये 1 जूल ऑफ वर्क डन। तो ये हो गया वर्क डन बाय, ध्यान से देखिए, ये हो गया वर्क डन, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, इधर W इज इक्वल टू F इंटू एस, और यहाँ पे W क्या है, 1 जूल। तो इट इज वर्क डन बाय 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। फोर्स को हम लोग क्या ले लिए, क्या ले लिया, 1 न्यूटन। तो डिस्प्लेसमेंट पक्का कितना होना चाहिए, 1 मीटर ही होना चाहिए ना। It is work done by 1 Newton of force in displacing an object by कितना, 1 मीटर। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ, क्लियर है क्या। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, सिंपल सा एग्जांपल है। पहला एग्जांपल देखते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना, और ये इस डायरेक्शन में चला 4 मीटर, कितना चला, बताइए वर्क डन कितना होगा। लिख लेते हैं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 40 जूल। क्लियर है क्या, समझ में आया। न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, नहीं जूल लिखिएगा तो अच्छा है, ठीक है। जैसे कि न्यूटन क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो अगर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिएगा तो ठीक है, लेकिन उसको न्यूटन लिखिएगा तो बेटर है ना, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या, यस और नो। A force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter. क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर विच इज 10 न्यूटन मीटर या फिर 10 जूल। क्लियर है क्या, वर्क डन बाय फोर्स ऐसा हो जाएगा। Consider another situation in which the force and the displacement are in the same direction. ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है या फिर वर्क डन या फिर फोर्स जीरो है तो एनीवे जीरो ही होगा वर्क डन। फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो हो गया ना वर्क डन, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स जीरो है तो क्या हो गया वर्क डन, जीरो उसमें, ठीक है। तो अगर अब फिर से आए थे ध्यान से, तो पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे ये वाला, ठीक है, कमली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, तो इसमें फोर्स कितना लगा रही है कमली, कुछ नहीं, तो वर्क डन जीरो है समझ में। इसमें देखिए क्या है, वो स्टोन वाला, तो स्टोन मूव नहीं कर रहा है, स्टोन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन
जीरो। वैसे ही एक आदमी ऊपर रखा हुआ है, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो। क्लियर है क्या? तीनों एग्जांपल भी क्लियर हो गया। A force of 7 Newton, question 1. A force of 7 Newton acts on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of force. Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? 7 Newton into 8 meter, that is 56 Newton meter, that is 56 Joule. Consider another situation in which the force and displacement are in the same direction. A baby pulling a toy car parallel to the ground as shown in figure 11.4. ये है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है ना? The baby has exerted a force in the direction of displacement of this car. In this situation, the work done will be equal to the product of the force and displacement. In such situations, the work done by the force is taken as positive. Work done क्या हो जाएगा? Positive. अब देखिए positive negative क्या होता है, देखिए ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये? मैंने फोर्स इधर लगाया, किधर लगाया फोर्स? डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इधर ही हुआ। हम लोग लिख सकते हैं क्या? डायरेक्शन ऑफ एफ दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, यस और नो? लिख सकते हैं। तो जब ये सेम होगा क्या होगा? तो फिर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क डन। आगे समझ में? ये सुनो, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पॉजिटिव वर्क डन का मतलब कि इससे इसका एनर्जी बढ़ा। क्या हुआ इससे इसका एनर्जी? अब मानिए ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, मानिए कि एक लेट अस से ना साइकिल है या है ना, इसका ब्रेक फेल हो गया। क्या हो गया? ब्रेक फेल हो। तो ये साइकिल जो है इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर। अब हम क्या किए, हम इसको रोकने के लिए हमको फोर्स इधर लगाना पड़ेगा ना, यस और नो? तब भी लेकिन साइकिल इधर ही आता रहेगा मेरे तरफ, ठीक है ना? तब भी तो साइकिल मेरी ही तरफ आते रहेगा ना। डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है, यस और नो? क्लियर है क्या? थोड़ा दूर करते करते रोकते रोकते तब रुकता है, एक बैग तो नहीं रुकता है, ठीक है? अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें पहले जो था एनर्जी उस बॉडी का हाफ mv² था, काइनेटिक एनर्जी कुछ तो था ना एनर्जी। अब हम जो है उसको रोक रहे हैं तो उसका एनर्जी कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट, क्या है? तो क्या हो जाएगा इस केस में? निगेटिव वर्क डन। और इस निगेटिव वर्क डन के कारण क्या होगा? एनर्जी डिक्रीजेस। ये पॉजिटिव वर्क डन के कारण क्या हो जाएगा? एनर्जी इंक्रीज। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। Consider a situation in which an object is moving with a uniform velocity along a particular direction. Now a retarding force that is F is applied in opposite direction. तो जिधर वो मूव कर रहा है, जैसे कि इसी केस में देखिए ये किधर मूव कर रहा था? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना साइकिल, ठीक है? मूव कर रहा है साइकिल किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, है ना? ब्रेक फेल वगैरह जो भी हो गया, और हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में।
अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं टू द इनिशियल वेलोसिटी, तो वो फोर्स जो है रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, सिंपल। एक और एग्जांपल से समझिए। एक ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है इधर, क्लियर है क्या? अब आप है ना, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है इसका, और आप पीछे से इसको धक्का दिए F, क्या होगा? इसका वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या एक्सेलरेटिंग मोशन है, या एक्सेलरेटिंग फोर्स है ये? क्लियर है क्या? क्योंकि फोर्स के कारण क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इस केस में आइए, ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है u, और हम जो है धक्का अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ रहे हम धक्का ऐसे दे रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यस और नो? तो जैसे वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिटार्डिंग फोर्स। यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है, एक्सलरेटिंग फोर्स से क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स से क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। हाँ, एक्सलरेटिंग फोर्स का यही था। रिटार्डिंग फोर्स इज द फोर्स विच इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इनिशियल मोशन। बोलिए तो हम ही लिख देते हैं। व्हाट इज रिटार्डिंग फोर्स? क्लियर है क्या? एक्सलरेटिंग फोर्स क्या हो गया? सेम डायरेक्शन टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इस एक्सेलरेटिंग फोर्स के कारण क्या होगा? एनर्जी इंक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? इसके कारण क्या हो गया? एनर्जी इंक्रीज करेगा। Consider a situation in which an object is moving with a uniform velocity along a particular direction. Now, a retarding force F is applied in the opposite direction. That is, the angle between the two directions is 180 degree. इस केस में दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इस केस में फोर्स भी इधर है और u भी इधर है, दो 0 डिग्री हो गया दोनों के बीच में। क्लियर है क्या? इस केस में u इधर है, फोर्स इधर है, कितना हो गया? 180 डिग्री। आ रहा है समझ में? Let this object stop after displacement s. In such a situation, the work done by the force F is taken as negative and is denoted by माइनस साइन। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में जो है वर्क डन होगा क्या? पॉजिटिव। इस केस में क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है क्या? And is denoted by minus sign. The work done by the force is F into minus S or minus F into S. It is clear from the above discussion that the work done by a force can either be positive or negative. To understand this, let us do the following activity. Lift an object up. जो हम लोग ऑब्जेक्ट को अपलिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है एक्टिविटी। क्या था? 11.4। ठीक है,
देखिए ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है क्या? हम लोग अपना हाथ नीचे लगाए हैं इसके, और हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? ऊपर, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्लियर है क्या? हम लोग फोर्स किधर लगा रहे हैं? इधर। क्लियर है क्या? ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है? इधर। एफ और यू का डायरेक्शन क्या है? सेम है। यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा। वही जो है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से इसको नीचे ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? तब भी हम ऊपर ही फोर्स लगा रहे हैं ना, हम तो इसको ऊपर ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आ रहा है ये नीचे। ऐसा थोड़ी कि हम नीचे फोर्स लगाने लगे, हम तो ऊपर ही फोर्स लगा रहे हैं। इधर फोर्स ये हो गया, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। यहाँ पे यू नहीं, यहाँ पे हम एस लिख देते हैं। ठीक है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, द फोर्स यू एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाउएवर देयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इसमें देखिए ध्यान से, एक और फोर्स एक्ट कर रहा है जो है ग्रेविटी, mg। यस और नो? इसमें भी mg एक्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए, इस केस में वर्क डन बाय mg नेगेटिव हो गया, क्योंकि mg इधर है, डिस्प्लेसमेंट। इस केस में mg का वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि mg इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। इस केस में mg नीचे है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। यस और नो? वर्क डन इज नेगेटिव एंड द फोर्स एक्ट्स, है ना, विच वन ऑफ द फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, विच वन इज डूइंग नेगेटिव वर्क, गिव रीजंस। तो इस केस में जब ये है ना, टेकिंग द बुक अप, ये वाला हो गया ये केस। तो इस केस में क्या है, जो वर्क डन बाय हैंड है, वर्क डन बाय हैंड हो गया क्या? पॉजिटिव। वर्क डन बाय mg क्या हो गया? नेगेटिव। क्लियर है क्या? इस केस में टेकिंग बुक डाउन, क्लियर है क्या? इस केस में क्या हो गया? वर्क डन बाय फोर्स नेगेटिव, मेरा फोर्स, वर्क डन बाय mg पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या? A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate by the work done by him on the luggage. ठीक है, एक पोर्टर है, पोर्टर मतलब कि वो कूली। इसने क्या किया, यहाँ से उठाया सामान को, ऊपर यहाँ पे रख दिया अपने हेड पे। कितना ऊपर लेके गया ये? 1.5 मीटर। और ऊपर उठाने के लिए फोर्स किधर लगाया होगा? ये ऊपर ही लगाया होगा। ठीक है, कितना है? 15 kg का। तो कितना फोर्स लगाया होगा? mg 15 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना इसने फोर्स लगाया है, इंटू 1.5 मीटर। और ये क्या है? पॉजिटिव वर्क डन है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो इसीलिए पॉजिटिव होगा वर्क डन। तो क्या हो जाएगा? 15 इंटू दिस इज 225 न्यूटन मीटर, यानी कि 225 जूल। क्लियर है क्या? दैट्स इट, डन। ये जो क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा, एनर्जी हम लोग कल पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? कोई टेंशन है? हार्ड है?